बच्चों, हम बात कर रहे हैं लेखांकन अनुपात की और पिछले वीडियो में हमने आपके इस अध्याय के सभी अंकिक उदाहरणों को पूरा कर लिया था। अनुपात विश्लेषण किस किस तरीके से किया जाता है, इसमें कौन कौन से मुख्य अनुपात निकाले जाते हैं, उसकी बात कर ली थी। आज के भाग में हम लेकर आए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और साथ ही साथ जो स्वयं मूल्यांकन के प्रश्न दिए गए हैं उन्हें, ताकि आप अध्याय को और अच्छे ढंग से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत। आपने अध्याय को अच्छी तरह से समझ लिया है। उन सैद्धांतिक बातों को समझने के बाद अब आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। जैसे कि इसका पहला बिंदु है, वित्तीय रिपोर्टिंग एकमात्र उद्देश्य प्रबंधकों को कार्यशीलता की प्रगति के बारे में सूचित करना है। यानी वित्तीय विवरण से जो परिणाम निकाले जाते हैं, जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य प्रबंधकों को अपनी संस्था की प्रगति के बारे में सूचना देना है। यानी वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग का केवल एक ही उद्देश्य है, प्रबंधकों को सूचना देना। तो क्या आपकी दृष्टि में यह कथन सही है? नहीं, क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग का उद्देश्य इसके साथ साथ अंशधारियों को सूचना देना, साथ ही साथ विश्लेषण करना, निर्णय के कार्य करना, काफी सारे बिंदु उसमें शामिल किए जाते हैं। अतः केवल प्रबंधकों को सूचना देना सही नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो वित्तीय विवरणों में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण को वित्तीय विश्लेषण कहा जाता है। वित्तीय विश्लेषण की परिभाषा में आपको यही बताया गया है कि वित्तीय विवरणों के मध्य दी गई विभिन्न मदों का आपस में संबंध ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विश्लेषण की कई तकनीकें आपने समझी भी हैं। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण है, समानाकार वित्तीय विश्लेषण है, इसके अलावा प्रवृत्ति वित्तीय विश्लेषण है, आपके अनुपात विश्लेषण है। तो ये परिभाषा एकदम सही दी गई है, इस हिसाब से ये कथन सही है। दीर्घकालिक ऋण फर्म की ब्याज भुगतान क्षमता और मूल राशि के भुगतान के प्रति सरोकार रखते हैं। इस कथन का मतलब है कि जो दीर्घकालीन ऋणदाता हैं, जो संस्था को दीर्घकालीन समय के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, उनकी दो बातों में मुख्य तौर पर रुचि होती है। पहली, प्रत्येक वर्ष प्रतिफल स्वरूप उन्हें जो ब्याज मिलेगा वो, और दूसरी, समय पर जब शोधन का समय आ जाएगा, जब ऋण परिपक्वता का समय आ जाएगा, तो मूलधन की वापसी होगी या नहीं। इन दो बातों को हमेशा दीर्घकालीन ऋणदाता जानना चाहता है, उसका हित इन दोनों बातों में छिपा हुआ होता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, गह बिंदु है, एक अनुपात सदैव एक संख्या के द्वारा दूसरी संख्या के विभाजन के भागफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब आपने अनुपात विश्लेषण को पढ़ा तब आपको बताया गया कि अनुपात को किस किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। अनुपात को शुद्ध अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, दर के रूप में कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, जबकि यह कथन कह रहा है कि अनुपात को मात्र एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने के बाद प्राप्त भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह कथन पूर्णतः गलत है, क्योंकि अनुपात को कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। अगला जो कथन है वो है, अनुपात एक फर्म के विभिन्न लेखांकन अवधियों के परिणामों के साथ साथ अन्य व्यावसायिक उद्यमों में से तुलना में सहायता करते हैं। अनुपात विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जो अंतः फर्म और अंतरः फर्म दोनों तुलना में सहायक है। अनुपात विश्लेषण में एक ही संस्था के विभिन्न वर्षों की तुलना की जा सकती है और साथ ही साथ समान अवधि के दो संस्थाओं की भी तुलना की जा सकती है। तो ये कथन अपने आप में एकदम सही है। अगला बिंदु है, एक अनुपात मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं को दर्शाता है।
तो यहाँ ये बात आपको अनुपात विश्लेषण को समझाते समय स्पष्ट कर दी गई है कि अनुपात विश्लेषण किया जाता है वित्तीय विवरणों का। वित्तीय विवरण वे उन्हीं सूचनाओं के बनाए जाते हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, उन्हीं घटनाओं, उन्हीं व्यवहारों को वित्तीय विवरणों में लिखा जाता है। तो वित्तीय विवरण है वो गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं, और जब वित्तीय विवरण गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो अनुपात विश्लेषण भी गुणात्मक सूचनाओं का संभव नहीं है, क्योंकि अनुपात विश्लेषण किसका किया जाता है? वित्तीय विवरणों का किया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो एक अनुपात मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलू को नहीं दर्शाते हैं, इसलिए कथन गलत है। आगे चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। अनुपातों के निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करते हैं। आपको 4 वर्ग दिए गए हैं, जैसे आपने अनुपातों के प्रकार पढ़े हैं, तरलता, शोधन क्षमता, क्रियाशीलता, लाभप्रदता। तो इसमें से कौन से ऐसे अनुपात हैं जो मुख्य रूप से जोखिम की गणना करते हैं? पहला जो ऑप्शन है वो है द्रव्यता, क्रियाशीलता और लाभप्रदता। बी जो ऑप्शन है वो है द्रव्यता, क्रियाशीलता और स्टॉक। सी ऑप्शन है द्रव्यता, क्रियाशीलता और ऋण, जबकि डी ऑप्शन है द्रव्यता, ऋण और लाभप्रदता। तो आप देख रहे होंगे कि शुरू के 3 ऑप्शंस में क्रियाशीलता दिया गया है। क्रियाशीलता जोखिम की गणना ना कर संस्था की कार्यकुशलता को स्पष्ट करते हैं, जबकि द्रव्यता, ऋण और लाभप्रदता ये तीनों ही कहीं ना कहीं जोखिम का विश्लेषण करते हैं। अतः इसका उत्तर होगा द द्रव्यता, ऋण एवं लाभप्रदता अनुपात संस्था के जोखिम का विश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। इनमें से कौन सा अनुपात है जो कि प्रत्यय की गणना करें? तो आपको स्पष्ट है ऑप्शंस को देखकर, प्रत्यय मतलब आय, लाभ, और लाभ की गणना या लाभ से संबंधित अनुपातों की गणना किसमें की जाएगी? द्रव्यता। द्रव्यता जो अनुपात है वो शोधन क्षमता के बारे में बात करते हैं, अल्पकालीन क्रियाशीलता, कार्यकुशलता के बारे में बात करते हैं, ऋण संस्था के दीर्घकालीन शोधन क्षमता के बारे में बात करते हैं, जबकि लाभप्रदता अनुपात ही संस्था के प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। अतः लाभप्रदता अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय अनुपातों की गणना करते हैं। एक व्यावसायिक फर्म की गणना उसकी लघुकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से की जाती है, यानी कि किस अनुपात की गणना के माध्यम से आप अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता, दूसरा है द्रव्यता, तीसरा है ऋण और चौथा है लाभप्रदता। तो इसमें द्रव्यता ऑप्शन जो है उससे आप अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच कर सकते हैं, क्योंकि क्रियाशीलता से संस्था के कार्यकुशलता की जानकारी होती है, ऋण अनुपातों से दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच होती है, जबकि लाभप्रदता से संस्था की लाभदायकता की जानकारी होती है। अगला जो प्रश्न है वो है, अनुपात विभिन्न खातों के प्रचालन से आगम यानी विक्रय अथवा रोकड़ में परिवर्तन की तीव्रता के सूचक हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से मदें विक्रय में बदलती हैं और रोकड़ में बदलती हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, क्रियाशीलता, द्रव्यता, ऋण या लाभप्रदता। तो आपने देखा होगा क्रियाशीलता अनुपातों में यही देखा जाता है, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो यानी स्कंद आवर्त अनुपात है, या देनदार यानी कि व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात है, या फिर व्यापारिक देय आवर्त अनुपात है। इन सभी को इस चीज में बदलकर देखा जाता है कि कितनी तीव्रता से रोकड़ में परिवर्तित होते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा क्रियाशीलता अनुपात। अगला बिंदु है, द्रव्यता के 2 आधारभूत माप हैं, यानी कि द्रव्यता अनुपातों में अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपातों में कौन से 2 मुख्य अनुपातों की गणना की जाती है? ए रहती आवर्त और चालू अनुपात। रहती आवर्त तो क्रियाशीलता अनुपात का भाग है, चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात। स है सकल लाभ सीमांत और प्रचालन अनुपात, और द है चालू अनुपात और औसत संग्रहण अवधि।
फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो क्रियाशीलता अनुपात आ गया है। स ऑप्शन में भी सकल लाभ सीमांत और प्रचालन अनुपात, ये लाभदायकता अनुपात है। चालू अनुपात ये हो सकता था, लेकिन औसत संग्रहण अवधि जो है वो क्रियाशीलता अनुपात है, जबकि ब ऑप्शन जो है वे दोनों ही द्रव्यता अनुपातों के घोतक हैं। चालू अनुपात से और द्रव्यता अनुपात से मतलब तरल अनुपात से यह पता लगता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को समय से चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, और द्रव्यता अनुपात के अंतर्गत मुख्यतः इन्हीं अनुपातों की गणना की जाती है। यहां द्रव्यता और यहां द्रव्यता से आप कंफ्यूज ना हो, यह है अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात यानी मुख्य समूह, और यह है तरल अनुपात जिसे आपने लिक्विड रेशो के नाम से कहा है। अगला प्रश्न है, द्रव्यता का सूचक है जो कि सामान्यतः न्यूनतम तरल परिसंपत्ति को सम्मिलित नहीं करता है। आपको दो ब्लैंक दिए हुए हैं, तो चालू अनुपात और व्यापारिक प्राप्य नहीं, तरल अनुपात और व्यापारिक प्राप्य ये भी नहीं हो सकता, चालू अनुपात और स्टॉक ये भी नहीं हो सकता, तरल अनुपात और स्टॉक। तो अब आप इसे समझें, तरल अनुपात द्रव्यता का सूचक है, बिल्कुल अभी हमने बात की। तरल अनुपात द्रव्यता यानी लिक्विड रेशो जो है वो अल्पकालीन शोधन क्षमता का सूचक है, जो कि सामान्यतः स्टॉक को न्यूनतम तरल परिसंपत्ति में शामिल नहीं करता, क्योंकि स्टॉक एक चालू संपत्ति तो है लेकिन वो तरल परिसंपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी संपत्तियों की तुलना में तुरंत रोकड़ में बदलने की क्षमता नहीं होती है। अतः इसका उत्तर होगा ड। अगला प्रश्न है, उधार एवं वसूली नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। उधार माल बेचे और फिर वसूली यानी कि कितने समय में पैसा वसूल करें उसके संबंध में मूल्यांकन करने के लिए कौन सा उपयोगी है। औसत भुगतान अवधि ये तो बताता है लेनदारों को भुगतान कितने समय में करेंगे, चालू अनुपात, औसत वसूली अवधि और चालू परिसंपत्ति आवर्त। तो औसत वसूली अवधि के माध्यम से आप अपनी वसूली की नीति की समीक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक फर्म के रहतिये की क्रियाशीलता को मापता है, यानी संस्था में जो रहतिया है उसकी क्रियाशीलता को, उसकी गतिशीलता को किस अनुपात के माध्यम से मापा जाता है। औसत वसूली अवधि, रहतिया आवर्त अनुपात, द्रव्यता अनुपात या फिर चालू अनुपात। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो एक ऐसा अनुपात है जिस अनुपात के माध्यम से आप स्टॉक की गतिशीलता और क्रियाशीलता का क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। संकेत दे सकता है कि फर्म स्टॉक आउट तथा विक्रय न होना लास्ट सेल्स की स्थिति में है। लास्ट सेल का मतलब है जो कि बिकने योग्य माल नहीं है। ऐसा कौन सा मद है जो ये बता सकता है कि स्टॉक आउटडेटेड हो चुका है या फिर अब बिक्री योग्य माल नहीं है। औसत भुगतान अवधि, रहतिया आवर्त अनुपात, औसत वसूली अवधि या द्रव्यता अनुपात। तो स्टॉक टर्नओवर के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कहीं स्टॉक निष्क्रिय तो नहीं हो गया है। तो इसका उत्तर आएगा रहतिया आवर्त अनुपात। अगला बिंदु है, ABC कंपनी ने अपने ग्राहकों को 45 दिन की उधार प्रदान की। ABC लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और वो अपने ग्राहकों को जब उधार माल बेचती है तो उन्हें 45 दिन की उधार देती है। उस स्थिति में इसे खराब उधार वसूली माना जाएगा यदि उसकी औसत वसूली अवधि होती है। जरा गौर कीजिएगा, 45 दिन की उधार देती है, इसका मतलब है संस्था की ये पॉलिसी है, संस्था की ये नीति है कि उधार माल बेचने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर पैसा वसूल हो जाना चाहिए। लेकिन जब वास्तविक वसूली अवधि निकाली गई तो 30 दिन, 36 दिन, 47 दिन और 37 दिन अगर आए तो इसमें से कौन सी स्थिति वो होगी जिसमें औसत वसूली अवधि को अच्छा ना मानकर खराब माना जाएगा। तो यदि आपकी संस्था का नियम है कि 45 दिन में पैसा वसूल हो जाना चाहिए और 45 दिन या 45 दिन से कम में पैसा वसूल कर लिया जाता है
तो वो तो फिर औसत वसूली अवधि की अच्छी होने की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर जो 47 दिन वाला ऑप्शन है वो खराब स्थिति का घोतक होगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी 45 दिन है जबकि पैसा वसूल 47 दिन यानी 2 दिन विलंब से किया जा रहा है, जबकि बाकी तीनों ऑप्शंस में दिया गया जो विकल्प है उसके आधार पर संस्था की औसत वसूली अवधि जो है वो अच्छी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से औसत भुगतान अवधि में दिलचस्पी रखते हैं। कौन रखेंगे? चूंकि यह उन्हें फर्म के देय भुगतान ढांचे की सूचना देता है। भाई कौन ऐसे व्यक्ति हैं या कौन ऐसे पक्षकार हैं जो संस्था की औसत भुगतान अवधि में इंटरेस्ट रखेंगे? उपभोक्ताओं को इस बात से क्या मतलब? अंशधारी, ऋणग्राही एवं आपूर्तिदाता या फिर ऋणदाता एवं क्रेता। तो ऋणग्राही एवं आपूर्तिकर्ता ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको ये जानना चाहेंगे कि हमारे द्वारा दिया गया पैसा कितने समय में वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 12वां प्रश्न वो है, अनुपात फर्म की दीर्घकालीन प्रचालनों के संबंध में आलोचनात्मक सूचना देते हैं। कौन सी? दीर्घकालीन प्रचालनों के संदर्भ में आलोचनात्मक सूचना देते हैं, यानी दीर्घकालीन ऋणों के संबंध में आलोचनात्मक सूचना यानी इस बात की जानकारी देते हैं कि संस्था अपने दीर्घकालीन ऋणों को चुकाने में सक्षम होगी या नहीं। तो द्रव्यता अनुपात में तो अल्पकालीन शोधन क्षमता का पता चलता है, जो क्रियाशीलता है उससे संस्था की कार्यकुशलता एवं गतिशीलता का पता चलता है, जबकि गैर जो अनुपात है ऋण शोधन क्षमता अनुपात, इसी से दीर्घकालीन परिचालन क्षमता का यानी उन्हें चुकाने का पता चलता है। तो इसका उत्तर गैर ऑप्शन ही होगा। लाभप्रदता भी संस्था की लाभदायकता को स्पष्ट करते हैं। अब आते हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, एक कंपनी के चालू दायित्व 5,60,000 रुपए हैं, चालू अनुपात 2.5:1 है और तरल अनुपात 2:1 है, तो स्टॉक का मूल्य ज्ञात करें। यहां आपको रेशो के मूल्य दिए गए हैं, अनुपात आपको प्रश्न में दिया गया है, साथ ही साथ आपको दी गई है करंट लायबिलिटीज और आपसे पूछा गया है स्टॉक। अगर मैं बात करूं पहले करंट लायबिलिटीज की सहायता से और इन अनुपातों का प्रयोग करके आपको करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स यानी चालू संपत्तियां और तरल परिसंपत्तियों की गणना करनी होगी। उसके बाद स्टॉक किस तरीके से निकाला जाएगा उसकी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तरल परिसंपत्तियां यानी कि लिक्विड असेट्स निकालने के लिए करंट असेट्स में से स्टॉक को घटा दिया जाता है। जब आपके पास लिक्विड असेट्स और करंट असेट्स दोनों अवेलेबल हैं तो आप इनका अंतर निकालकर स्टॉक का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले करंट रेशो का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें करंट रेशो दिया गया है 2.5:1। करंट असेट्स हमें नहीं दी गई है, इन्हें आप एक्स मान सकते हैं, जबकि करंट लायबिलिटीज जो है वो आपको दी गई है 5,60,000 रुपए। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप करंट असेट्स का मूल्य निकाल सकते हैं। और यहां अगर मैं करंट असेट्स की बात करूं तो करंट असेट्स का मूल्य आता है 14 लाख रुपए। इसी तरीके से लिक्विड असेट्स का सूत्र यूज किया जाएगा। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशो आपको 2:1 दिया गया है, यानी 2/1। लिक्विड असेट्स जो है वो नहीं दी गई हैं तो इसे आप x मान सकते हैं। और साथ ही साथ करंट लायबिलिटीज आपको दी गई है 5,60,000 रुपए। इसे भी आप वज्र गुणा कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिक्विड असेट्स का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो लिक्विड असेट्स जो है उनकी कीमत अगर ज्ञात की जाए तो वो होगी 11,20,000 रुपए। करंट असेट्स की कीमत आई है 14 लाख रुपए, जबकि लिक्विड असेट्स की कीमत आई है 11,20,000 रुपए। इन दोनों का जो अंतर है वो स्टॉक होगा, इसलिए स्टॉक का फॉर्मूला बनाएंगे करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। तो करंट असेट्स जो कि आपने फाइंड आउट की है 14 लाख
और लिक्विड एसेट्स जो कि आपने मालूम की है 11,20,000 रुपए, तो स्टॉक का मूल्य होगा 2,80,000 रुपए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चालू अनुपात दिया गया है 4.5:1, तरल अनुपात दिया गया है 3:1 और स्टॉक का मूल्य दिया गया है 36,000 रुपए। अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस प्रश्न में चालू अनुपात और लिक्विड यानी कि तरल अनुपात देकर करंट लायबिलिटीज दी गई थी। करंट लायबिलिटीज खुद फॉर्मूले में प्रयोग की जाती है, तो आप सूत्र का प्रयोग कर मूल्यों को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो करंट रेशो आपको दिया गया है 4.5:1 और लिक्विड रेशो आपको दिया गया है 3:1। लेकिन तीनों में से ना आपको करंट लायबिलिटीज दी गई है, ना आपको करंट एसेट्स दी गई है और ना ही आपको लिक्विड एसेट्स दी गई है, तो आप फॉर्मूलों की सहायता से इसे हल नहीं कर पाएंगे पहले वाले प्रश्न की तरह। यहां पर आपको कीमत दी गई है स्टॉक की, तो आप स्टॉक की सहायता से इसे हल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं। करंट रेशो 4.5:1 आपको दिया गया है, लिक्विड रेशो 3:1 आपको दिया गया है और आप सभी जानते हैं स्टॉक आपको प्रश्न में दिया गया है 36,000 रुपए। जो चीज अमाउंट में दी जाती है प्रश्न उसी से हल होगा। जैसे पिछले सवाल में करंट लायबिलिटीज का मूल्य 5,60,000 रुपए दिया गया था, तो प्रश्न को उससे हल किया गया था। यहां पर स्टॉक का मूल्य 36,000 रुपए दिया गया, तो इसे अनुपात में निकाला जाएगा। किस तरीके से, अगर मेरी लिक्विड एसेट्स 4.5 है और यदि मेरी करंट एसेट्स 4.5 है और लिक्विड एसेट्स अगर 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा स्टॉक अनुपात की दृष्टि से देखा जाए तो 1.5 है, क्योंकि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो अंतर होता है वो स्टॉक होता है। तो आप कह सकते हैं कि करंट एसेट्स 4.5 माइनस लिक्विड एसेट्स 3 इज इक्वल टू स्टॉक 1.5। अगर स्टॉक को अनुपात में देखा जाए तो वो 1.5 के बराबर है और अगर राशि में देखा जाए तो वो 36,000 है। किस तरीके से अब आप मूल्य निकालेंगे, करंट असेट्स निकालने के लिए 36,000 इंटू डिवाइड जो आप करेंगे वो 1.5 से करेंगे, क्योंकि स्टॉक इक्वल है 1.5 के, और आपको निकालनी है करंट असेट्स, तो आप इसे 4.5 से गुणा करेंगे, क्योंकि करंट असेट्स जो दी गई है वो 4.5 है। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये कीमत आती है 1,08,000 रुपए। इसी तरीके से आप करंट लायबिलिटीज की भी गणना कर सकते हैं। 36,000 गुणा 1 क्यों, क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमेशा इक्वल है 1 के जब करंट रेशो या लिक्विड रेशो दिया जाए, और नीचे आपको 1.5 ही रखना होगा क्योंकि स्टॉक 1.5 के इक्वल है। जब आप इसे हल करते हैं तो इसकी कीमत आती है 24,000 रुपए। इसी तरीके से आप लिक्विड एसेट्स की गणना भी कर सकते हैं। 36,000 गुणा कितना दिया गया है, लिक्विड रेशो 3/1.5। जब आप इसे हल करते हैं तो यह आता है 72,000 रुपए। इन सभी कीमतों को निकालने के बाद, हालांकि प्रश्न में तो चालू संपत्तियां और चालू दायित्व ही पूछे गए हैं जिनकी गणना आपने कर ली है, लेकिन हमने लिक्विड एसेट्स भी निकाली है, और ऐसे प्रश्न को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि करंट रेशियो 4.5:1 दिया गया है और लिक्विड रेशियो 3:1 दिया गया है। तो आप इनकी सहायता से वापस से करंट रेशियो निकाल कर देखें, वो अगर दी गई मात्रा के अनुसार आता है तो इसका मतलब आपने जो राशियां ज्ञात की है वो सही है। तो यहां बात करते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी 1,08,000 बटा 24,000, और जब आप इसे हल करेंगे तो ये आता है 4.5:1। इसी तरह से अगर लिक्विड रेशियो की बात की जाए तो लिक्विड एसेट्स जो कि आपने फाइंड आउट की है 72,000 और करंट लायबिलिटीज जो कि आप ही ने फाइंड आउट की है 24,000, तो ये उत्तर निकल कर आता है 3:1। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक कंपनी की चालू संपत्तियां 5 लाख रुपए की हैं, चालू अनुपात 2.5:1 है तथा तरल अनुपात 1:1 है। लिक्विड रेशो 1:1 है और चालू अनुपात जो है, करंट रेशो जो है वो 2.5:1 है। चालू दायित्व
तरल परिसंपत्तियां और स्टॉक का मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न में आपको चालू परिसंपत्तियों का मूल्य दिया गया है, तो सूत्र की सहायता से ही सभी चीजें ज्ञात कर ली जाएंगी। जैसे कि करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो आपको दिया गया है 2.5/1। करंट असेट्स दी गई है 5 लाख। करंट लायबिलिटीज को x मानकर आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और यहां पर आपकी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स, वो होगी 5 लाख बटा 2.5 यानी कि 2 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज की गणना कर लेने के बाद अब क्या क्या इसने पूछा है, चालू दायित्व वो हमने निकाल लिए हैं। तरल परिसंपत्तियों की गणना, तरल परिसंपत्तियों की गणना के लिए लिक्विड रेशो काम लीजिए। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आपको लिक्विड रेशो दिया गया है, आपको करंट लायबिलिटीज नहीं दी गई थी, लेकिन अब आपने ज्ञात कर ली है 2 लाख, तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। 1/1 लिक्विड असेट्स को x मान लीजिए और करंट लायबिलिटीज 2 लाख आपने मालूम की है, और रेशो से ही स्पष्ट है कि जितनी करंट लायबिलिटी होंगी उतनी ही लिक्विड असेट्स होंगी, क्योंकि इनका अनुपात 1:1 है। और अगर आप x का वैल्यू भी निकालते हैं तो लिक्विड असेट्स की जो वैल्यू है वो आपकी 2 लाख रुपए आती है। तो यहां पर लिक्विड असेट्स की कीमत आ गई 2 लाख। करंट लायबिलिटीज मालूम कर ली गई है, लिक्विड असेट्स मालूम कर ली गई है। अगली जो चीज पूछी है वो पूछी है स्टॉक यानी कि स्कंद। स्कंद के लिए आप सभी जानते हैं कि जब करंट असेट्स में से स्टॉक को घटाया जाता है तो लिक्विड असेट्स आती है, तो जब करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स को घटाया जाएगा तो स्टॉक आ जाएगा। तो स्टॉक के लिए जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो बनाया है करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। यहां पर करंट असेट्स प्रश्न में दी गई है स्टूडेंट्स 5 लाख रुपए, जबकि लिक्विड असेट्स आपने फाइंड आउट की है 2 लाख। तो स्टॉक का जो वैल्यू है, इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो होगा 3 लाख। प्रश्न संख्या 3 हल कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। सकल लाभ की राशि ज्ञात करें, यानी आपको ज्ञात करना है ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट को। दिया क्या क्या गया है, औसत स्टॉक यानी कि एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक आपको 80,000 दिया गया है। स्टॉक आवर्त अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दिया गया है 6 गुना, और विक्रय मूल्य 25% लागत से ऊपर, यानी जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 25% लागत से ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाभ की दर काय पर है, तो लाभ की दर लागत पर दी गई है और आपको निकालना है सकल लाभ। तो हमारा जो लाभ है वो लागत का 25% है, तो पहले तो हमें लागत पता होनी चाहिए। स्टॉक टर्नओवर की सहायता से लागत को निकाला जा सकता है। कैसे? क्योंकि स्टॉक टर्नओवर का जो सूत्र है वो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। आपको स्टॉक टर्नओवर दिया है, आपको एवरेज स्टॉक दिया है, तो इसकी सहायता से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। देखिएगा कैसे। स्टॉक टर्नओवर जिसका आंसर आपको 6 दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को आप x मान लें और एवरेज स्टॉक को 80,000 रख दें, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मूल्य आता है 4,80,000 रुपए। लागत निकल चुकी है और अब आपको गणना करनी है लाभों की, लेकिन लाभ की गणना करने के लिए आपको लाभ की दर पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों, ये बात मैं आपको बार बार बताता हूं कि लाभ की दर 2 चीजों पर दी जाती है, या तो विक्रय पर या लागत पर। जिस पर दर दी जाए उसे 100 मानकर आपको प्रतिशत की गणना करनी चाहिए। तो यहां अगर बात करें तो सकल लाभ की दर लागत का 25% है, तो यहां पर तो सीधा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4,80,000 इंटू 25/100। माना की कैलकुलेशन क्यों नहीं करी? क्योंकि माना की कैलकुलेशन तब की जाती है विद्यार्थियों जब लाभ की दर उस चीज पर दी जाए जो सवाल में उपलब्ध ना हो। यहां पर लाभ की दर लागत पर है और आपके पास लागत उपलब्ध है, इसलिए आप 25/100 सीधा कर सकते हैं। हाँ, यदि यहां पर लाभ की दर विक्रय पर होती तो पहले आपको माना कैलकुलेशन कर माना विक्रय मूल्य 100, लाभ 20, लागत 80, इस तरह से कैलकुलेशन करनी होती। लेकिन यहां पर लाभ की दर लागत पर है और प्रश्न में लागत उपलब्ध है, तो सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट की जो राशि आएगी वो आएगी 1,20,000 रुपए।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 5। स्टॉक आवर्त अनुपात ज्ञात करें। प्रचालन से वार्षिक आगम 2 लाख रुपए, सकल लाभ प्रचालन से आगम की लागत का 20%, प्रारंभिक स्टॉक 38,500 और अंतिम स्टॉक जो दिया गया है वो है 41,500 रुपए। यहां आपसे पूछा गया है स्टॉक टर्नओवर रेशो, और स्टॉक टर्नओवर रेशो का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहां अगर बात की जाए तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपए दिया गया है और सकल लाभ की दर दी गई है जो कि लागत पर है, उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाने के बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो आइए बात करते हैं। इसका मेन फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को किस तरह से निकालेंगे उसकी बात करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन यहां समस्या यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट राशि में ना देकर दर में दिया गया है और साथ ही साथ दर भी दी गई है लागत पर, और लागत आपके पास उपलब्ध नहीं है। जब लाभ की दर लागत पर हो और उपलब्ध विक्रय हो, या लाभ की दर विक्रय पर हो और उपलब्ध लागत पर हो, उपलब्ध लागत हो, तो ऐसी स्थिति में माना लागत या माना विक्रय करके आपको हल करना होगा। तो यहां पर लाभ की दर लागत पर है, इसलिए माना लागत 100 रुपए, तो लाभ कितना होगा 20, क्योंकि 100 का 20% और विक्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपए। अब अगर आपको लाभ निकालना है तो आपका विक्रय प्रश्न में दिया गया है 2 लाख, इस पर काउंट करने के लिए आपको 20/120 करना होगा, क्योंकि विक्रय है 120। आपको बार बार समझाया गया है कि जो चीज यहां रखी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग यहां आपको कैलकुलेशन रखनी है, और जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है 33,333 रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट 33,333। जब आप इसे हल करते हैं तो 1,66,667 रुपए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। एवरेज स्टॉक की बात करें तो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक 38,500 रुपए और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 41,500। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक जो दिया गया है वो है 38,500 और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है वो है 41,500 भाग 2 जब हम करेंगे तो इसका मूल्य आता है 40,000। अब मूल फॉर्मूले में वैल्यूज को रख दीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1,66,667 और एवरेज स्टॉक 40,000, और जब अब इसे आप हल करते हैं तो ये आता है 4.17 टाइम्स, यानी कि आपकी स्टॉक का, आपके औसत स्कंद का बेचे गए माल की लागत लगभग 4.17 गुना है। इसी के साथ आपका सेल्फ असेसमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट था, ये सेशन था, वो कंप्लीट होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।